राहुल जी, अब छिपम छिपाई का खेल खत्म कीजिए। संसद में स्मोक बम ले जाने वाले आखिर बच्चे ही तो थे। उनके सपोर्ट में आप भी कुछ बोल ही दीजिए, थोड़ा घुमा फिरा कर ही सही, मगर अब बोल दीजिए ना, बहुत दिन हो गया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण रोजगारी है और महंगाई है। देखा भैया, अगर हमला हुआ तो मोदी दोषी कि हमला करवा दिया। अब पता चला कि इन सारे के लिंक तो इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं, तब भी मोदी ही दोषी कि आखिर इन्होंने हमला किया क्यों? माने मोदी ही दोषी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मोदी को दोष देने के चक्कर में ये क्या क्या करते हैं जरा दिखाऊं क्या? कभी भारतीय सेना पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, सुन लीजिए। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, पूरा खजाना निकाल कर लाया हूं। कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट पर ही राहुल जी सवाल खड़ा कर देते हैं, सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। और एक बार तो मैंने देखा दोस्तों कि पूरी न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यकीन नहीं हो रहा, सुन लीजिए। Judges who have been placed into the judiciary because they support one political party. मतलब मोदी के बहाने राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार मैंने देखा कि बैंकिंग सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया, सुन लीजिए। Banking system is practically not working anymore. Banks are failing, and I suspect more banks are going to fail as a result of the current global situation. जानते हैं दोस्तों, मोदी को गाली देने के चक्कर में राहुल जी चुनाव आयोग पर भी लगातार नियमित सवाल खड़ा करते हैं, ये भी सुनिए। इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। वैसे राहुल जी फिर ये भी कहते हैं कि भारत के संस्थागत ढांचों पर हमला हो रहा है, सुनिए ना। The democratic structures of our country, the institutional structures of our country are under attack, and they are under attack from the group of people who are running India. एक बार तो जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नमूना तक बता दिया, सुन लीजिए। And of course, our Prime Minister is one such specimen. And of course, our Prime Minister is one such specimen. वैसे राहुल जी एक बात नहीं भूलते, अल्पसंख्यक खतरे में है, इस नैरेटिव को अच्छी तरह से बुनते हैं, भूलते नहीं है, सुन लीजिए। Of course, minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. अब इतना सब कुछ होने के बाद भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात ना हो, ये भला कैसे संभव, ये भी सुनिए। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया। और जब ये सब हो ही गया दोस्तों, तो ये तो छोटी बात हुई ना कि भारत को ये एक नेशन मानने से भी इनकार कर देते हैं, सुन लीजिए। The word nation, right, is a Western concept. मतलब कुल मिलाकर ये हुआ दोस्तों कि राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, मगर मोदी विरोध में कुछ भी सामने आ जाए तो उसका समर्थन कर देते हैं। मतलब सारी कहानियां घुमा फिराकर एक ही एंगल पर जाकर सीमित हो जाती है। कुछ गलती हो, सही हो, लेकिन मोदी को कैसे टैग करना है, यह असल कहानी तो उन्हीं से सीखना पड़ेगा। यह नैरेटिव का खेल है जो पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी लगातार क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये घटनाएं मैं देख रहा था ना, कि जब इस मामले में इन्होंने बोला, तो फिर मुझे लगा कि जो पुराने नैरेटिव्स हैं उनको भी निकाला जाए, और इसीलिए बहुत सारे बयान निकाले। लेकिन कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया गया, आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 13 दिसंबर 2023 को संसद के भीतर और बाहर जो घटना घटी,
उससे लगा कि 13 दिसंबर 2001 की तरह आतंकवादी घटना हो गई है। अंदर 2 लोग, बाहर 2 लोग और इससे जुड़े कई सारे लोग। अंदर तो 2 लोग स्मोक बम लेकर पहुंचे, बाहर भी छोड़ रहे थे। और अब तो खैर इतने सारे लिंक हैं, आप तो देख ही रहे होंगे। इस पूरी घटना पर दोस्तों कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी का पहले तो कोई बयान ही नहीं आया, पता ही नहीं चला कि कुछ बोल भी रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। वो तो हमने सारा लिंक ढूंढ ढूंढ कर दिखाया और उसके 2 दिन बाद यह बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश में युवा बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, इसीलिए उन्होंने ऐसी हरकत की है। बयान सुना चुका हूं ना अभी आपको कि कहां से कहां जोड़ दिया। मगर सोचिए दोस्तों कि जिस घटना से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया उसको भी राहुल गांधी ने एक नैरेटिव में बदलने का प्रयास किया। उनका मकसद सिर्फ यही है कि गैर कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार, जो गैर इंडिया अलायंस की सरकार है, उसको देश के सामने बदनाम किया जाए। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में बहुत ही गहनता से, गंभीरता से जांच पड़ताल करने में जुट गई है ताकि देश की जनता को विस्तृत जानकारी दी जा सके। अभी तो हम ही लोग सब कर रहे हैं निकाल निकाल के, वरना तो पता ही नहीं चलता। लेकिन आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा में ठीक इसी तरह एक युवक, एक लड़की ने 11 अप्रैल 1974 को इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया। कल मैंने थोड़ा आपको डिटेल्ड में बताया और वो भी व्हाइट बोर्ड के जरिए, इंटरैक्टिव पैनल के जरिए। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, देश में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का दौर था। इस दिन रतन चंद्र गुप्ता नाम का युवक कांग्रेस के सांसद हरि किशोर सिंह के दस्तखत से बने पास लेकर अंदर पब्लिक गैलरी में आया और फिर पब्लिक गैलरी से कूदकर वो सदन में अंदर जाना चाहता था। तभी उसे पकड़ लिया गया और जब उसे लोकसभा के सुरक्षा अधिकारी के कमरे में ले जाया गया तो वहां उसने पिस्तौल निकालकर अधिकारी से लड़ने की कोशिश की और फिर अपने को मारने का प्रयास किया। लेकिन दोनों को ही मामूली चोटें आई और डॉक्टरों ने स्थिति को संभाल लिया। पूरी घटना देखिएगा, बड़े डिटेल से बनाया है, अगर नहीं देखा कहीं नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आया हूं। मगर दोनों घटनाओं की तुलना भी देख लीजिए, हाल की अभी वाली घटना, कुछ दिन पहले वाली और उस समय की। उस समय बिना किसी जांच पड़ताल के 2 घंटे में आरोपी को जेल भेज दिया गया। आज जांच की जा रही है, विस्तार से जांच हो रही है, अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। आज इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए बेरोजगारी और महंगाई का नैरेटिव बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से उस समय भी 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को बदनाम करने का पूरा खेल रचा गया। यानी ये कांग्रेस का इतिहास रहा है दोस्तों कि वो देश में गैर कांग्रेसी दलों को बदनाम करने के लिए साजिशें रचती है और उसे देश के सामने गैर कांग्रेसी दलों की हरकत के रूप में पेश करके सत्ता की राजनीति करती है। आप 2014 के बाद की घटनाओं को देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए ना, अभी कुछ महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव से पहले प्रशांत भूषण के एनजीओ से हिंडनबर्ग को गौतम अडानी के खिलाफ सूचनाएं दिलवाई गई। फिर उन खबरों पर एक रिपोर्ट तैयार करके यह कहा गया कि गौतम अडानी अपनी कंपनी के जरिए देश को लूट रहे हैं। जब गौतम अडानी के खिलाफ जांच के लिए प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुनवाई के दौरान यह मामला साफ हो गया कि सारी झूठी खबरें उन्हीं के एनजीओ ने हिंडनबर्ग को दी थी। कमाल है ना। लेकिन इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर दोस्तों राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने प्रधानमंत्री मोदी पर न जाने किस किस तरह के हमले किए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जांच करने की मांग को लेकर संसद को महीनों तक नहीं चलने दिया। है ना गजब। अब अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए जिस तरह से हिंडनबर्ग और प्रशांत भूषण के साथ मिलकर साजिश रची गई, उसी तरह की साजिश याद रखिए किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों ने की थी। आपको याद होगा
कि किस तरह से 2020 में किसान आंदोलन में दिल्ली को चारों ओर से घेरने के लिए महीनों तक सड़कों पर ये बैठ गए थे। उसमें ये सारे इंडी अलायंस के नेता शामिल थे। भूल तो नहीं गए, एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम किसान आंदोलन को हवा दे रहा था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रहे थे। इनका तो बदस्तूर जारी। और आंदोलन के लिए सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए एक टूल किट बनाया गया था, जिसे पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को दिया गया था, ताकि प्रधानमंत्री मोदी पर वैश्विक दबाव बनाया जाए। लेकिन वो टूल किट दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया और सारी साजिश सामने आ गई। कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की साजिश का नतीजा था दोस्तों कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के आंदोलन में घुसे खालिस्तानियों ने लाल किले पर ही तांडव नहीं किया, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर ऐसा हिंसक प्रदर्शन किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इन सब का एक ही मकसद था कि प्रधानमंत्री मोदी को झुकाओ, मजबूर करो कि घबरा करके वो भाग खड़े हो जाए। और इस पर तो एक और घटना दिखा चुका हूं ना, वो प्लेन हाईजैक वाली इंदिरा गांधी के समय। खैर उसको छोड़िए। सिर्फ किसान आंदोलन के जरिए ही देश को दहलाने का काम नहीं किया गया। उससे पहले संसद में पारित नागरिक संशोधन कानून पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने पूरे देश में भ्रम पैदा करके लोगों को प्रदर्शन और सड़कों पर हिंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी बोले, ध्रुवीकरण का हथियार है सीएए और एनआरसी, हम लड़ेंगे। कहां लड़ रहे थे? कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों को लगा कि यह कानून ऐसा है कि पूरे देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों हर तरह से विरोध का हथकंडा अपनाया गया। सारे नैरेटिव आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों एक एक करके। दिल्ली के शाहीन बाग की सड़कों पर भी हजारों लोगों का जमघट लगाकर महीनों तक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को, भूल गए होंगे आप, कातिल कहा गया। और कांग्रेस के नेताओं ने चुनौती दी कि देखें उस कातिल में कितना दम है। इसी शाहीन बाग के इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस मुसलमानों को दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में दोस्तों अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसी समय यानी 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने थे। वही तो पल था ना दोस्तों जो सारी चीजें हो रही थी। और चुनाव के बाद याद कीजिए, दिल्ली में ऐसा दंगा हुआ जो देश के बंटवारे के बाद होने वाला सबसे भयंकर दंगा था, जिसमें आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन सीधे रूप से शामिल था। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राज में पाल पोस कर आगे बढ़ाई गई इस्लामिक संस्था पीएफआई भी शामिल था। बहुत सारे आयाम है, डायमेंशंस है। शाहीन बाग के आंदोलन के बाद दिल्ली में दंगे कराने के पीछे यही साजिश थी कि देश और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए। सबका घुमा फिरा कर एक ही मकसद था दोस्तों। और इसी तरीके से याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 से याद कीजिए क्या हुआ था। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए राफेल का मुद्दा उठाया कि इसकी खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कितना कुछ कहा गया। और यह भी देखिए कि आज जिस तरीके से अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को जोड़कर यह नैरेटिव बनाया गया, ठीक उसी तरीके से राफेल डील में भी अनिल अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम को जोड़कर नैरेटिव बनाया गया। वही तो खेल है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपने इन आरोपों को लेकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इनको याद नहीं रहता दोस्तों, इनकी चमड़ी मोटी है। और सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली। सरकार तो पहले से ही कंफर्म थी ना, लेकिन मामला तो वहां अटका नहीं, वो तो और आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और उनकी नीतियों को बदनाम करने के लिए जिस तरह से मुद्दों पर पिछले 10 सालों से राजनीतिक रंग चढ़ाने का काम कांग्रेस और इंडिया अलायंस करती रही है, उसका पर्दाफाश हर एक घटना के बाद
जनता के सामने होता जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और इंडी अलायंस की बाकी पार्टियां जिस प्रकार से मोदी विरोध और देश विरोध के भेदभाव को एक समान मानकर चल रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और इसीलिए एक एक करके सारी घटनाएं सामने आती हैं तो बस एक ही नतीजा निकलता है, एक ही परिणाम निकलता है। चाहे उंगली इधर से कान पकड़िए, चाहे इधर से पकड़िए, बस निशाने पर मोदी ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सारे नैरेटिव को एक साथ क्लब करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप अपना सहयोग बनाए रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट आपके बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।